हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कुछ अनफिल्टर्ड बातें। एंड आज हम डिस्कस करेंगे साइंस बिहाइंड फिल्म मेकिंग। टू टेक दिस अप वी हैव नबील फिरोज हु इज़ अ राइटर एंड डायरेक्टर। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने राइटर बनने का सफ़र कैसे शुरू किया? राइटर बनने का तो देखिए सफ़र ऐसा होता है कि कहानी सुनाने का शौक़ होना चाहिए। बहुत से लोगों को सुनने का शौक़ होता है, बहुत से लोगों को बताने का शौक़ होता है। तो आई थिंक जो बताने का शौक़ होता है ना, वो तभी क्रिएट होता है जब आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी हो। और राइटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग करना भी। तो वो बचपन से ही होता है कि एक टेस्ट डेवलप होता है कि हमें कैसी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, कैसी फिल्में हम देख रहे हैं। तो वैसे ही फिर पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है कि मुझे ऐसी ही फिल्में लिखनी है। तो आप ऐसे समझिए कि मतलब पहले मैं किस्से कहानियाँ बहुत सुनाता था स्कूल में। कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हो गई या छोटे से इंसिडेंट को अच्छे से डिटेलिंग करके इंटरेस्टिंग वे में बताने का। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगने लगा कि मतलब जैसे हम कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई भी छोटा सा इंसिडेंट, तो मुझे वो चीज़ें इंस्पायर करने लगी यार कि यार इस पे फिल्म अगर बने तो कितना अच्छा लगेगा। मतलब ये कहानी ऐसी है यार, ये तो सबको पता होनी चाहिए जी। तो ऐसे करके एक थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन मिला कि यार लाओ लाइक स्टोरी टेलिंग। तो मुझे फिर भी लगता है कि आपने अपने इमेजिनेशन को अपने अल्फाज में पिरो के और सुना दिया, लेकिन उस इमेजिनेशन को दिखाना, एक विजुलाइज करना, तो वो कैसे जर्नी रहती है? तभी तो देखिए ना, ये अलग अलग दो प्रोफेशन है। एग्जैक्टली। जो नॉवेल एक लिखने वाले लोग अलग हैं और स्क्रीन राइटिंग करने वाले लोग अलग हैं। एंड आई नेवर न्यू दैट यू आर अ स्क्रीन राइटर एज वेल। ओके, नहीं मैं बताऊं तो मैं डायरेक्टर बाद में हूं। मैं अपने आप को राइटर पहले मानता हूं, क्योंकि और ये होता भी है कि अगर आप राइटिंग अच्छी करते हैं तो आप डायरेक्शन भी कर सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी बड़े डायरेक्टर हैं वो राइटर एंड डायरेक्टर ही होते हैं। तो राइटिंग में देखिए स्क्रीन राइटिंग जो होती है उसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और बढ़ जाता है। राइट। आपको एक तो फिल्मों की समझ होनी चाहिए। फिल्मों की समझ इन द सेंस कि आपको फिल्म स्कूल से ज़्यादा जो नॉलेज मुझे लगता है वो मिलती है फिल्में देख के ही मिलती है। अच्छा। तो वो बेसिक आपका वो होना चाहिए। उसके बाद तो फिर फॉर्मेटिंग, ये सब तो छोटी चीज़ें हैं जो किसी भी फिल्म स्कूल के आज तो आप इंटरनेट पे भी आप सीख सकते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। लेकिन जो एक विजुअलाइजेशन होती है, एक इमेजिनेशन की एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, जो आप भाई जैसे मुझे भी बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ भी ऐसे कह देते हैं, अरे यार हमारे गांव में एक बंदा था, वो कबाड़ा बेचता था, लेकिन आज जो है वो अरबपति बन गया है मुंबई में, उसके ऊपर फिल्म बनाओ। तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस पे एक इंटरेस्टिंग कहानी कि 2 घंटा एटलीस्ट बांध के आप रखें उसकी जर्नी में क्या क्या डिटेलिंग थी। तो वो ये भी 30 सेकंड वाले एरा में, वो भी इस एरा के आपके ऑडियंस को सर्व करना है जो 15 सेकंड और 30 सेकंड में बोर हो जाती है और यूं रील चेंज करती है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। सो रिवाइंड करते हैं तो हमने बहुत स्क्रिप्टेड ओपनिंग दी है कि आप राइटर कैसे बने हो, तो इट वाज जस्ट अ जोक। सो बेसिकली आई वांटेड टू नो कि आपने स्टार्टिंग मतलब जो करी, तो कोई प्रोफेशनल आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा या फिर मतलब सिर्फ शौक था उसको परस्यू किया? मैं बताऊं कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो हम जब वहाँ पे पढ़ रहे थे तो किसी वजह से साइंड आई हो गया था। मतलब वो अक्सर होता है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो वो तब जो था बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था, हम फर्स्ट ईयर में थे तभी हुआ था। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि चेन स्नैचिंग की वजह से किसी की डेथ हो गई थी स्टूडेंट की। तो हमारी तो छुट्टी हो गई थी, तो हमने क्या सोचा कि यार इसी के ऊपर फिल्म बनाते हैं। सर आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? हिस्ट्री में किया है। ओके। तो तब मैंने जो है हमने सोचा यार फिल्म बनाते हैं। तो उस टाइम पे तो बहुत ही अजीब बात थी। मतलब मैं कह भी रहा हूँ दोस्तों से किसी से, यार फिल्म बना रहे हो, ये कैसी बात है? जैसे अब तो बहुत कॉमन। ये कब की बात है? अगर ये बात है 2007 की। सर मैं आपकी उम्र नहीं पूछना चाह रही थी। 2007 की बात है। राइट। और तब हमने जो है जब साइंड आई था, छुट्टियां थी, तो हमने कहा यार लाओ फिल्म बनाते हैं। तो डिजिटल कैमरा होते थे छोटे, जो लोग रखते थे सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए। उसमें एक ऑप्शन होता था कि वीडियो भी बन जाती है। हैंडी कैम भी नहीं, अच्छा। डिजिटल कैमरा एक आता था जिसमें 2 सेल पड़ते थे और वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता था। 480p में वीडियो बनती थी। तो उससे हमने खुद ही फिल्म बनाई। और आप यकीन नहीं करेंगे कि तब कंप्यूटर भी मेरा ऐसा था कि शायद 512 MB रैम थी, जो हमारे फोन में भी नहीं आती। उस कंप्यूटर पे मैंने विंडोज पे फिल्म एडिट करी और हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और हमने YouTube नया था तब हमने अपलोड कर दिया। अलीगढ़ गैंगस्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। उससे पहले भी एक थी, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप लोग सर्च करके पहुंच जाएंगे। अच्छा। तो उसको जो है हमने बनाया। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोगों को इतना मतलब पसंद आएगा। तो लोगों, क्योंकि एक लोकल एक चीज होती है ना कि लोकल बनी हुई तो फिल्म बनी हुई है, तो लोग रिलेटेबल वो फील करते हैं। तो लोगों ने खूब देखा उसे और खूब अप्रिशिएट किया कि मतलब अलीगढ़ में फिल्म बनी है।
तो बस वहां से थोड़ा सा एक स्टार्टिंग मिली। कल आपके एक फ्रेंड ने बोला कि आपसे सवाल पूछूं कि अलीगढ़ गैंगस्टर पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो क्या थी, बिकॉज मैंने वो मूवी नहीं देखी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो फिल्म एएमयू में क्या मतलब मुझे लगता है हर जगह ही है, राइट, जिसे कहते हैं कि डिवीजन होते हैं, तो वहाँ पे रीजनल डिवीजन है, मतलब ऐसा कोई रिलीजियस डिवीजन नहीं है वहाँ पे, एकदम ही एक अलग चीज है, रीजनल है कि आजमगढ़ के लोग अलग, बिहार के अलग और साउथ के अलग, तो मुजफ्फरनगर इवन यूपी में भी बटे हुए हैं ईस्ट वेस्ट में, तो वहाँ लॉबीज बहुत चलती हैं, लड़ाई झगड़े इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वो फिल्म मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एएमयू ने सफर किया है तो रीजनलिज्म की वजह से बहुत सफर किया है। तो मैंने सोचा यार इस फिल्म को ऐसे कन्वे किया जाए कि एटलीस्ट हम जो उसका पार्ट बन जाते हैं तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा तो शेमफुल फील करें यार कि हम भी इन बातों में आ जाते हैं, राइट। तो मैंने वो दिखाना चाहा था। तो थोड़ा सा वही है कि देखिए अगर ज्यादा रूखी सूखी फिल्म बनाओ तो वो कुछ ही लोग देखते हैं, आपने एग्जैजरेट तो हमने थोड़ा सा नहीं एग्जैजरेट नहीं किया था हमने थोड़ा सा उसको फिल्मी वे में दिखाया था। और तो उसमें क्या हुआ कि फिर बहुत से लोग नाराज हो गए कि एएमयू को आप डिफेम कर रहे हैं, कि उसमें लैंग्वेज आपने ऐसी यूज करी है। तो मेरे पास हर तरीके के लोग आए, मतलब कि रिलीजियस लॉबीज वाले लोग भी आए और ये रीजनल लॉबीज के भी लोग आए, इवन मतलब हम पे ऐसा तक हुआ कि गोली मार देंगे इस तरीके की भी धमकियां खूब चली। लेकिन खैर हम भी रुके नहीं, हमने भी उसे रिलीज किया, यूट्यूब के लिए ही बनाई थी, हमने भी उसे यूट्यूब पे डाला और लोगों ने देखा। और मतलब मुझे जहां तक फील होता है कि लोगों को उससे बहुत फील हुआ, क्योंकि आप अभी भी उस पर अगर जाएंगे और कमेंट देखेंगे ना, लिटरली लोगों ने मतलब उस पर रियलाइज किया कि हाँ ऐसे होता है, हम सुनते थे लेकिन इस वे में ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्योंकि देखिए कुछ चीजें क्या होती है ना, हमारे दिमाग में इनडायरेक्टली फीड की जाती है, वी आर प्रोग्राम्ड, एग्जैक्टली हमें ऐसे प्रोग्राम किया जाता है। अगर मैं डायरेक्टली जाके आपसे कह दूं कि मैं बिहार का हूं यार, तुम्हें बिहार को वोट देना है, तो शायद आप नहीं आए। लेकिन अगर इसको मैं पूरा प्लान करके सेटअप करके लेके आऊं ना इस चीज को, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ये हर जगह इस वे में काम करता है। तो ये चीजें जरूरी है कि ये जो सोशल इश्यूज हैं ये बाहर आने चाहिए, और फिल्म जो है ना वो सबसे अच्छा तरीका है बात को कन्वे करने का। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर क्या किया? घर वालों ने नहीं कहा क्या फिल्म बना रहा है? नहीं कहा उस टाइम प्रोफेसर बनो, अच्छा पैसा मिलता है एएमयू में। ये तो बहुत कॉमन एक वो है कि अलीगढ़ में वो माना जाता है कि टीचर बन जाओ, वो बेस्ट है। नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मतलब मेरे तो खानदान में भी कोई फिल्म लाइन में तो दूर दूर तक नहीं है। और मतलब आज से आप 12-15 साल पहले चली आइए तब तो और भी मतलब इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि इतना डिजिटल बूम नहीं था। तो थी मतलब चैलेंजेस थे। मैंने ग्रेजुएशन के बाद तो मैं एमबीए कर रहा था, लेकिन फिर एमबीए के बीच में मतलब मुझे लगा कि यार जब मैं मतलब इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ तो एडवर्टाइजिंग भी बहुत सी फील्ड है। एक्चुअली क्या था कि मैं बताऊं आपको, हमारी फील्ड में जनरेशन कुछ नहीं कर देती होती थी कि हिस्ट्री उसके बाद एमबीए, बिकॉज़ हमें गाइडेंस नहीं होती थी। क्योंकि हमें तो एक हमारे यहाँ क्या माइंडसेट है एजुकेशन सिस्टम में कि जल्द से जल्द बस नौकरी करनी है, कोई और मकसद होता ही नहीं है सेकेंडरी की। मतलब आदमी ये सोचे कि हम और भी फील्ड हैं, अगर ये कोर्सेज हो रहे हैं तो जैसे हमें लगता है कि जैसे जो बीए उर्दू या बीए संस्कृत कर रहा है वो तो बेकार ही होगा, यही माना जाता है। लेकिन जब आप उसकी जड़ में जाएं तो हर फील्ड लिटरेचर का अलग है, लिटरेचर का एक अलग है, तो इसलिए उस फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे आप एक्सेल कर सको। तो मेरा भी वही था भाई कि एमबीए उस टाइम पे सबसे ज्यादा वो था कि एमबीए कर लो, तो मैंने भी जो है एमबीए का सोचा और एमबीए के लिए मैं घुस गए। लेकिन वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब क्योंकि फिल्म लाइन को ऐसे देखा जाता है कि स्ट्रगल बहुत है, मतलब वही हमारे दिमाग में पिक्चर है कि बैग लेके गए मुंबई और वहाँ स्ट्रगल है, काम मांग रहे हैं हीरो बनने के लिए, एग्जैक्टली जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। तो मुझे खैर फिर थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि नहीं यार एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी सही काफी रिलेटेड है, उसमें भी किया जा सकता है, मतलब मीडिया की लाइन बहुत बड़ी है, खाली वो स्ट्रगल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो फिर मैंने एमबीए अपना छोड़ के एक फिल्म स्कूल ज्वाइन किया, आपके नोएडा ही में है वो, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। लेकिन वहां आके मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ भी जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो प्रोजेक्ट करके निकल रहे हैं जो मतलब हमने बिना किसी टीचिंग के ऑफिशियल गाइडेंस के वो कर चुके हैं हम। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि तो टाइम वेस्ट है, और मतलब मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में डिग्री कोई मैटर करती है अनटिल अनलेस आप किसी कॉर्पोरेट मीडिया हाउस में आप जॉब के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसी बीच मुझे एक राइटर थे मुंबई के, उनका भी मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एक आप नाम नहीं ले रहे हो, ये कुछ अनफिल्टर्ड बातें हैं। चलिए मैं नाम लेता हूँ। एक चंदन सिंह करके थे राइटर, जिन्होंने मतलब जी के लिए कई सारे, रानी लक्ष्मीबाई जो एक शो आता था जी के लिए, उसके क्रिएटर थे वो। तो उनको मैंने ज्वाइन किया था एज ए राइटर उनकी टीम में। तब मैं मुंबई गया। तो वो ये कि मतलब एक कोई रीजन, अब आपने कहानी ना बदल दी हो नाम लेके। नहीं कहानी नहीं, जो मतलब सच मैं आपको बता रहा हूँ।
तो मैं गया उनके साथ एक प्रोजेक्ट पे, तो उस टाइम पे वो एक प्रोजेक्ट मतलब फिल्म कर रहे थे, Right. टीवी इंडस्ट्री में उनका अच्छा नाम था, लेकिन वो मूवी फिर मैंने उनके साथ लिखी, थोड़े दिन काम किया, 1-1.5 महीना, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मतलब एक पेमेंट टर्म पे वादा किया था, वो उससे मुकर गए। ये बहुत होता है हमारी फील्ड में। राइट। तो फिर ये हुआ कि नहीं यार अब तो कुछ और करना है, तो खैर उनकी फिल्म भी नहीं बनी। तो फिर लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस बहाने इस धोखे में शायद मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाता, बिल्कुल नई जगह जहाँ कोई मेरे रिलेटिव भी नहीं रहते, तो मैं ऐसी नई जगह पे जाके उस 1.5 महीने में मैं जगह को समझ गया कि अच्छा मुंबई में ऐसे रहते हैं तो और भी बहुत कुछ है करने को। राइट। तो बस ऐसी रास्ता बनता है। हाँ। तो बस इसी तरीके से जो है फिर वहाँ पे फिर मैंने सोचा यार अब यहीं पे कुछ किया जाए, तो फिर और रास्ते दिखे कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फिल्म भी बनानी है शाहरुख खान सलमान खान के साथ, तो उसी के लिए आपको स्ट्रगल करना है। तो अगर हम बेसिकली जैसे मैंने बोला था साइंस बिहाइंड, तब तो ये तो हमने एक बैकग्राउंड समझ लिया कि एक मूवी बनने के पीछे क्या माइंडसेट रहता है, बट अब ये जानेंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ तापसी पन्नू और शाहरुख खान ये सब जानते हैं, तो अगर आप हमें अच्छे से बता पाएं। देखिए सबसे पहले तो जरूरी होती है एक अच्छी स्क्रिप्ट, चाहे वो एड हो राइट या फिर फिल्म हो, और दोनों इंडस्ट्रीज बहुत डिफरेंट है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको मैं फिल्म का बताऊं या फिर आपको एड इंडस्ट्री? हम फिल्म का जानेंगे। तो फिल्म में भी देखिए सबसे पहले तो यही होता है कि हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। राइट। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है पूरी विद डिटेल्स, स्टोरी लाइन, सब कुछ। फिर उसे कोशिश ये करी जाती है, पिच करते हैं कि हम किसी प्रोड्यूसर के पास जाएं। तो लेकिन ये तो वो फॉर्मेट है जो हमें दूर से सुनने को मिलता है कि हमें एक प्रोड्यूसर चाहिए होता है, स्क्रिप्ट लिखी, वो पैसा लगाएगा, फिल्म बन जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 तरीके से फिल्में बनती हैं। एक होता है कि आपने स्क्रिप्ट लिखी, आपने एक्टर को अप्रोच किया, एक्टर अगर ऑन बोर्ड आ गया, अगर लगा कि एक्टर को हाँ यार ये फिल्म अच्छी है, तो आपके पास बहुत लोग, मतलब मारा मारी मच जाएगी पैसा लगाने वालों की। तो जनरली जो हम फिल्में देख पाते हैं ना, वो यही फिल्में देख पाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें जरूरी क्या है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट होना और कास्टिंग डायरेक्टर से आपका अच्छा वो होना, कि मतलब जो आपके, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट तक पहुंचना सबसे मुश्किल है मुंबई में भी। ऑल अबाउट नेटवर्किंग, ऑलवेज अबाउट नेटवर्किंग। ठीक है, और प्लस आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। देखिए नेटवर्किंग पे भी क्या है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी बातें कर लो किसी से, तो आपसे लोग अवॉइड ही करेंगे। आपका कंटेंट एट द एंड अच्छा होना चाहिए कि एक्टर को भी अगर सुने वो तो उसे लगे कि हाँ यार मैं करूं। कहीं ना कहीं एक अच्छा काम पहुंच भी नहीं पाता ना बिना बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें वो है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों चीजें। दोनों चीजें जरूरी है कि मतलब एक अच्छा नेटवर्क होना और एक वो। तो फिर अगर एक्टर आपके साथ ऑन बोर्ड आता है तो फिर तो सारी चीजें बहुत क्विकली हो जाती हैं। वरना फिल्म मेकिंग का ये प्रोसेस है कि आपने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है, अगर आप खुद ही डायरेक्टर हैं तो आप ही डायरेक्टर हो गए, फिर एक अच्छी एक टीम बनाई जाती है जिससे कि आप प्रोड्यूसर्स को आप पिच करेंगे। फिर अगर प्रोड्यूसर आपका ऑन बोर्ड आ गया तो फिर तो देखिए अगर बड़े बजट की फिल्म होती है तब तो सारी यूनिट 1 सेकंड में आ जाती है। वरना क्या होता है कि आपको टीम डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे स्क्रिप्ट के ऊपर वर्कआउट होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बजट निकाला जाता है कि जो हम ऑन पेपर देख रहे हैं इसका बजट क्या होगा, कि भाई हो सकता है कि स्क्रिप्ट में कितना वीएफएक्स का काम है। मान लीजिए कोई फिल्म ऐसी है जो कि पीरियोडिक है या कोई और एरा हम दिखा रहे हैं करंट से, तो उसकी ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज्यादा होगी, हर एक प्रॉप का ध्यान देना है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेजेंट एरा में ही है तो अर्बन सेटिंग है कि रूरल सेटिंग है, तो ये सब चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं, जो कि आपका एक प्रोडक्शन कंट्रोलर आपको बनाना पड़ता है। जो प्रोडक्शन टीम आपकी डिसाइड करती है विद बजट, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब बता देते हैं कि कितने सीन हैं, कितने सीन किसी रूरल जगह के हैं, कितने किसी अर्बन उसके हैं, कितने सीन ऑफिसेस के हैं। मतलब पूरी एक चीज़ का ब्रेक थ्रू, मतलब पूरा आप समझ लीजिए स्क्रिप्ट को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर उस हिसाब से बजटिंग होती है। फिर ऐसी एक डिपार्टमेंट होता है कास्टिंग का। तो एक तो मेन कास्टिंग हो गई कि भाई हीरो हीरोइन हो गए, उसके दोस्त का कैरेक्टर हो गया, जो भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं। उसके अलावा थ्रू आउट कास्टिंग होती है, वो भी बड़ी चैलेंजिंग होती है कि मान लीजिए किसी का 1 मिनट का ही सीन है लेकिन वो इम्पोर्टेंट, मतलब अक्सर हमने देखा है जैसे नवाजुद्दीन टाइप के एक्टर, पंकज त्रिपाठी, ये लोग उस जमाने से 90s से वो छोटे छोटे उसमें परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं कि आज भी हमें याद है उनको देख के कि यार ये उस फिल्म में था, बस में बैठे थे एग्जैक्टली कि जरा सा भी परफॉर्मेंस अच्छा। तो वो कास्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो एक कास्टिंग टीम होती है जिनके पास डेटा होता है, जो भी लोग ऑडिशन देने आते हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो उनके पास इन एक्टर्स की लिस्ट होती है कि कौन सा किस में सूट करेगा, कि कोई किसी को हमें बस कंडक्टर दिखाना है या कोई कॉर्पोरेट का कोई हेड दिखाना है, भले ही 1 मिनट का सीन है। तो इसकी टीम एक अलग होती है जो कास्टिंग पे काम करती है। दूसरी टीम होती है जो प्रोडक्शन के लिए सामान इकट्ठा करती है। कॉस्ट्यूम की टीम होती है जो स्क्रिप्ट के वाइज सबके कपड़े डिसाइड करती है कि किस सीन में
क्या कपड़े होंगे, फिर फिल्म की थीम क्या है, फिल्म डार्क है या फिर कॉमेडी है या रोमांटिक है तो कलरफुल होगी, डार्क है तो थोड़ा सा डार्क टोन्स होंगी, तो वैसे ही लाइटिंग होती है, वैसे ही कपड़े होते हैं। तो मतलब हर डिपार्टमेंट अलग अलग हुआ है। इट्स अ टीम वर्क मतलब आप अकेले नहीं कर सकते कुछ, मतलब टीम का सबका वो रहता है। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हो या कोई बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो हमसे। एक मैंने वेब सीरीज बनाई है जो कि हमारी पूरी ऑलमोस्ट रेडी है, लेजेंड्स ऑफ विकास नगर। उसका इनफैक्ट टीजर प्रोमो भी हमने मतलब नेट पे है और उसको हम रिलीज करने वाले थे, मतलब इनफैक्ट हो भी चुकी होती, लेकिन जब हम एडिट उस पे थे, टेबल पे थे, तभी लॉकडाउन लग गया, तो वो वहां से जो डिले हुई तो थोड़ी सी कई चीजें हमारी बीच में आ गई। तो आप अनुराग कश्यप टाइप बनाते हो अभी जब जितना मैं समझ पा रही हूँ। कह सकते हैं अनुराग कश्यप, क्या मतलब जॉनर आप वही कह सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, थोड़ी सी रियलिस्टिक चीजें, क्योंकि देखिए आपको जो चीज अच्छी लगती है वैसे ही आप देना भी चाहते हो। तो जैसे मुझे जब तक फिल्म में रियलिस्टिक कुछ अप्रोच ना हो तो मुझे वो फीलिंग मतलब कोई किक नहीं मिलती जिसे कहते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आप रिलेट कर सकें और आपको मतलब थोड़ी सी हैरानी फील हो। कि जैसे मैंने एक सीरीज बनाई थी अफवाहबाज करके, तो वो मतलब शॉर्ट मिनी वेब सीरीज ही है और 10-10 मिनट के 3 एपिसोड हैं उसके। तो जैसे मैंने एक चीज फील करी थी कि आज की डेट में डिजिटल इंडिया जब से हुआ है तो र्यूमर का खेल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कुछ चीजें मजाक में हो जाती हैं, कुछ चीजें इंटेंशनली प्रोपेगेट की जाती हैं, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैंने उस पैटर्न को पढ़ा कि किस तरीके से इस चीज को करा जाता है। इवन डॉक्यूमेंट्रीज भी है, लेकिन वही है कि डॉक्यूमेंट्रीज मासेस तक नहीं पहुंचती हैं। तो उसको मैंने उस डेटा को मैंने एक फिल्म के थ्रू एंटरटेनिंग वे में दिखाया है कि आप लोग भी अगर चाहें तो देखें उसे, कि एक आदमी की जर्नी दिखाई है कि बहुत ही कॉमन, अफवाहबाज नाम है, MX प्लेयर पे है वो, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने यही चीज दिखाई है कि एक आदमी है जिसका डेली रूटीन यही जॉब है, अफवाह फैलाना। तो लेकिन उसका वो नेटवर्क कैसे है कि वो कैसे सुबह से उठ के शाम तक ऑपरेट करता है, बिल्कुल कैजुअल लाइफ जी रहा है वो, और आपको पता नहीं कि आपके इर्द गिर्द कितने खतरनाक लोग रह रहे हैं। तो वो हमने उसमें दिखाया है। तो मुझे इस तरीके की चीजें होती हैं कि जैसे आप कोई देखे तो उसे फील हो कि यार ये इन्फॉर्मेटिव है, मतलब कि एटलीस्ट अवेयर हुए लोग उस सिस्टम में रह रहे हैं बट वी आर नॉट अवेयर। एग्जैक्टली यू मेक अस अवेयर अबाउट दैट, थोड़ा सा इंसान को अवेयर होना चाहिए। सो आप स्टोरी टेलर हैं, समझ चुके हैं हम। शायरी का भी शौक रखते हैं क्योंकि आप जिस इदारे से हैं वहाँ पे ज्यादातर लोग रखते हैं। हाँ, शायरी का भी मैं मतलब मैं पढ़ लेता हूँ शायरी थोड़ी बहुत, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है नहीं शायरी में। कुछ शायर हैं जिनकी मतलब मुझे नज़्में वगैरह जो बहुत पसंद है, तो अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है जी। तो वो असरारुल हक मजाज जो AMU के ही थे, और तो उनकी जो है हमने 3 नज़्में हमने रिकॉर्ड करी हैं, कंपोज करी हैं। इनफैक्ट ये हमने 2014 में किया था, राइट, जब इवन अली सेठी वगैरह वाला इन लोगों ने इतना मेन स्ट्रीम नहीं किया था नज़्मों को और उसको करना। लेकिन तब क्या था, क्योंकि उसकी हम चाह रहे थे कि इसे उसी एराई का शूट करें, तब हमारा मतलब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहा था जितना बड़ा हमने सोचा था। फिर हमने बीच में उसे मॉडर्न म्यूजिक में किया कन्वर्ट, कि थोड़ा सा कोक स्टूडियो स्टाइल में ही शूट करें कुछ, मतलब सेटअप में। लेकिन फिर भी ये था कि यार वो इतनी अच्छी चीज है, मतलब मेरा तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। तो हमने खैर फिर अभी फाइनली अब हमने वो 3 नज़्में करी हैं, तो वो 3 एपिसोडिक हैं। मतलब थोड़ा सा हमने डिफरेंट उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है कि 3 गाने हैं वो, और 3 गानों में मजाज की लव स्टोरी, उनकी बड़ी ट्रेजिक लव स्टोरी थी, थोड़ी सी देवदास की जैसी स्टोरी थी उनकी। तो वो हमने 3 गानों में दिखाई है। तो वो 3 गाने जो हैं वो मतलब एक कंटिन्यू एक स्टोरी है। ओके, तो वो एज इट इज नज्म है उन्हीं की? हाँ, नज्म है, उसे कंपोज बकायदा किया हुआ है। आप एकदम हु इज द सिंगर? शाहजान मुजीब। ओके, इंडियन आइडल फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं वो। यस सो इंटरेस्टिंग। तो हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड? कंपोज भी उन्होंने किया है? कंपोज और मतलब म्यूजिक पे सब पे काम उन्होंने किया है, एंड डायरेक्शन एंड राइटिंग, वीडियो डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट वगैरह सब जो है वो मेरा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई हैड अ वर्ड विद यू रिगार्डिंग दैट। तो अली सेठी एंड अब कविता सेठ, ये लोग काफी नज्म और इसको गजल को कर रहे हैं, तो आपने क्या सोचा यूट्यूब पर ही करेंगे? मतलब उस चीज को आप रील्स पे कैसे लेके जाएंगे? लोग आपके गाने पे रील बनाए? नहीं, देखिए एक्चुअली मैं बताऊं, ये बहुत ही सिलेक्टेड ऑडियंस होती है इस चीज की। जी बिल्कुल, जो नज्मों को समझ पाए, जो उस उर्दू के हैवी अल्फाजों को समझ पाए। ठीक है, तो हमारा मतलब ऐसा कोई टारगेट तो नहीं है हमने सोचा है कि बहुत हम वायरल हो जाएं। बेबी, हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन हमारा मतलब कोशिश ये है कि किसी अच्छे म्यूजिक लेबल से हम करें
हमारे पास है ऑन बोर्ड, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो अच्छे से प्रमोट करे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको लेबल्स तो मिल जाएंगे लेकिन वो प्रमोट नहीं करते, मतलब वो अपने चैनल पे रिलीज कर देंगे लेकिन व्यूज नहीं आएंगे इतने। तो फिर इससे अच्छा ये है कि हम अगर इंडिपेंडेंटली करेंगे उसे तो हम अपने तरीके से उसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो फिर हम भी यूज कर सकते हैं, क्या जेन ज़ी यूज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी मतलब एक फुल टाइम एक MBA से, अभी आपने बहुत इजीली बता दिया कि MBA से मैंने स्विच कर लिया, एडवर्टीजमेंट में था, लेकिन वो करेज कैसे आया? मतलब मतलब एक होता है ना वो ये मोमेंट होता है कि जब आपको कॉन्फिडेंट फील हुआ, तो वो क्या था? ये देखिए कुछ चीजें तो मैं बताऊँ घर से भी आती हैं, अगर मतलब घर वालों को आपको सपोर्ट हो तो बहुत सी चीजें इजी हो जाती हैं। तो मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब मैं इस मामले में लकी रहा कि मतलब मुझे कोई ऐसा अपोज या कोई सच कोई प्रेशर नहीं मुझ पे डाला गया। और मतलब वही जिसे कहते हैं स्ट्रगल, तो देखिए स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, तो मैंने भी इस फील्ड में भी बहुत स्ट्रगल किया, मतलब मैं भी बहुत टहला हूँ, बहुत लोगों के पास गया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, देखिए मैं बताऊँ, जो लाइफ में अगर जल्दी सीख लें तो आसान हो जाता है। तो जैसे डिसअपॉइंटमेंट्स क्या है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इस फील्ड में बहुत हाई होप्स होती हैं हमारी। राइट। तो हमें क्या लगता है कि या तो वो अचीव हो, नहीं तो सब बेकार है। तो हम अपने छोटे-छोटे अचीवमेंट्स इग्नोर करते हैं। आपको वन डे एट अ टाइम लेके चलना है। आज आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको उसको देखना है, ना कि मतलब आपको एक बिगर ड्रीम, आपका भले ही ऑस्कर जीतना हो लेकिन एटलीस्ट आपको आज अपने शहर में ही रह के एक शॉर्ट फिल्म तो बनानी है। कोई आपको आके मौका नहीं देने वाला, आपको मौके क्रिएट करने हैं। तो बस वही था कि मतलब धीरे धीरे मतलब स्ट्रगल तो था ही, लेकिन हम ये स्क्रीन पे बार बार तापसी पन्नू को देख रहे हैं, तो व्हाट वाज दैट स्टोरी? ये तापसी पन्नू अभी टेनिस प्रीमियर लीग हुआ था, तो उसमें पंजाब की टीम की ये ओनर है। तो पंजाब की टीम के एड्स जो थे वो हमने मतलब मैंने ही डायरेक्ट किए थे। अरे वाह, तो वो था। That's good. So मतलब अभी आप फुल टाइम एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में मोस्टली मतलब मैं एडवर्टाइजिंग में ही हूँ, और मतलब मेरी ब्रेड एंड बटर जो है वो एडवर्टाइजिंग है। यही मैं जानना और फिल्म मेकिंग और बाकी की चीजें जो हैं वो मैं इंडिपेंडेंटली करता रहता हूँ। नए बच्चे आपको देखते होंगे उन्हें बड़ा कूल लगता है वो इंस्टा रील्स एंड एवरीथिंग, बट दे डोंट नो एक्चुअली द एफर्ट्स। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज मूवी में तो बड़ा अनस्टेबिलिटी है जिस हिसाब से मैं सुन पा रही हूँ आपके। हमने 3 बना ली तो चौथी में भी वही होगा, व्हाट नेक्स्ट प्रोसेस विल बी द सेम। वही है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट लेके आए लोग? नहीं, ऐसा भी होता है, डायरेक्टर हो, ऐसा भी होता है, लेकिन इवन मुझे भी फिल्म के अच्छे बजट की भी ऑफर मिले हैं, लेकिन क्या है वो मतलब वो मेरे टेस्ट की फिल्में नहीं थी। मतलब उसको करके मतलब ना मुझे नाम मिल रहा है, ना कोई इतना पैसा मिल रहा है, नहीं इतना भी पैसा नहीं मिल रहा कि मैं वो फिल्म बना दूं। ओके, तो वो वाली चीजें हैं कि इसलिए फिर नहीं करी बहुत सी फिल्में। So you are very choosy about your projects या फिर नहीं, मैं बहुत चूजी हूँ, मैं बहुत चूजी हूँ। You don't go for commercial projects? नहीं, अगर कोई कमर्शियल में, ऐसा नहीं है कि सभी कमर्शियल फिल्में बुरी होती हैं, लेकिन या तो मतलब मेरे टेस्ट का मिले, मतलब एटलीस्ट मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्टोरी टेलिंग हो। इवन मैं अगर एड भी बनाता हूँ तो मुझे मजा तभी आता है जब उसमें एड में कोई स्टोरी टेलिंग हो। जब तक स्टोरी टेलिंग नहीं हो ना किसी चीज में, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये किसी काम की है। आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है ना, तो आपको स्टोरी टेलिंग का लग रहा है कितना शौक, कितनी मोहब्बत रही होगी। थोड़ा सा मुझे है इस चीज की, जो कि मैं मानता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़े से मैंने कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी छोड़ दिए हैं जो मुझे शायद कर लेने चाहिए थे, लेकिन अब वही है कि नहीं, काश इफ एंड बट तो रहता है लाइफ में। सो राइट नाउ आप किसी मेजर कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं? नहीं, जनरली मैं फ्रीलांसिंग ही करता हूँ, और मतलब मैं कुछ एजेंसी से भी जुड़ा हुआ हूँ। जो बड़े ब्रांड्स के अच्छे जो एड्स मुझे मिलते हैं वो उन एजेंसीज के थ्रू मिलते हैं। और बाकी उसमें भी मुझे क्या मजा आता है, जो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी लोकल बिजनेसेस हैं, राइट, इवन दिल्ली एनसीआर में आप ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, तो बहुत से ऐसी लोग हैं कि जिनके मल्टी मिलियन लेवल के सेटअप हैं, चीजें वो बेच रहे हैं, लेकिन वो ब्रांडिंग नहीं कर पाए कभी अपनी। ठीक है, मतलब अपनी तरीके से बाप दादा के जमाने से उनकी जैसी चीजें चल रही हैं, तो लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी आई है। तो मुझे अब इसमें ज्यादा किक मिलती है कि किसी को जीरो से एज ए ब्रांड कन्वर्ट करना। तो उसमें तो पूरा हम वर्कआउट करते हैं कि क्या टारगेट ऑडियंस है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो कैसे पिच करना है। मतलब एड भी मैं आपको बताऊं तो एकदम एक डिफरेंट साइंस है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, कि कोई चीज ऐसी हो मान ली जो है रूरल एरिया के लिए, आपने एड ऐसा बना दिया जो लग रहा है कि वो लोग रिलेट नहीं कर रहे हैं। रिलेट की बात नहीं, मतलब बात ये कन्वे होती है कि बहुत से प्रोडक्ट क्या होते हैं कि इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वो हैं तो अफोर्डेबल प्राइसेस के, लेकिन उनके एड से वैसे प्रोजेक्ट हो जाते हैं कि ये बहुत महंगे, तो कस्टमर उसे पूछने ही नहीं जाता। मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो इसमें You बहुत must बड़ा be knowing the ground, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा खेल होता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, Got it. कि मतलब आपको ये स्टडी करना पड़ना, तो जैसे फिल्म बन रही है वैसे कोई भी ऐड भी बना ले, Right. तो जनरली हम लोग It's basically a different science. एग्जैक्टली बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। तो मतलब कोई नया बच्चा है, अगर उसे एडवर्टीजमेंट में जाना है तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? जरूरी है कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन ले? नहीं, मुझे बल्कि मैं तो फिल्म Opportunities के स्कूल लिए के मैं पूछ ज्यादा रही हूँ। खिलाफ हूँ। मैं तो बिल्कुल फिल्म स्कूल पसंद ही नहीं करता, मैंने खुद छोड़ दिया था, जी। मैंने भी कंटिन्यू नहीं करा था फिल्म नहीं तो स्कूल। आपको ये नहीं लगता कि मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं अगर डिग्री ना हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी फील्ड में कोई डिग्री पूछता भी है, ओके, कहीं नहीं होता। मैं बताऊँ, स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट इस फील्ड में। अनटिल एंड अनलेस आप किसी मीडिया हाउस में एज ए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो तो शायद डिग्री की जरूरत पड़ती हो, वरना क्रिएटिव पार्ट में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, डिग्री कहीं से भी ले आओ तो किसी काम की नहीं है। एग्जैक्टली। तो बस फर्क ये होता है कि कुछ जो अच्छे फिल्म स्कूल्स हैं वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है जहाँ पे आपको फिल्म मेकिंग फर्स्ट हैंड मिलती है। जैसे आपका ये स्टूडियो सेटअप है, तो ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट को मिलेगा तो वो आज ही सीख जाएगा, एटलीस्ट इतने सेटअप में कैसे इंटरव्यू लेते हैं, शूट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, ये सीख जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊं, जो मैंने फील किया, बहुत से फिल्म स्कूल्स में मैं गया, वर्कशॉप ली, कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि फिल्म स्कूल्स में जो थियोरेटिकली पढ़ाया जा रहा है वो माइंड में इतना ज्यादा फीड हो जा रहा है कि अब उस बच्चे को क्या लग रहा है कि यार मैं तो फिल्म तभी बना सकता हूँ जब वो कैमरा होगा, वो लाइट्स होंगी, वैसा सेटअप होगा, 15-20 एटलीस्ट मेरे यूनिट में लोग होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो सेल्फ टॉट होता है, जैसे मैंने भी अपने से किया है, तो हमने तो बिना किसी यूनिट के किया है, तो आज मैं जीरो के यूनिट से भी काम कर सकता हूँ। Exactly. तो आपकी स्किल्स डेवलप तभी होती है। आप अगर खाली सोचते रहो, तो बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि अगर फिल्म मेकर बनना है तो कैमरा उठाओ और फिल्म बनाओ, तो यही वो है। So you live in Mumbai और अलीगढ़? नहीं, मैं वैसे तो जनरली मैं मुंबई ही पहले रहता था, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से मैं फिर अलीगढ़ में ही फिर रह रहा हूँ। ऑन एंड ऑफ रहता है अब तो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो जैसे ये भी आपने ऐड देखा जो फोटो चल रही है, तो ये सब भी जैसे रहता है कोई प्रोजेक्ट तो मैं मुंबई जाता हूँ। घर में रह के बड़े कंफर्टेबल हो गए हम लोग। हाँ, कंफर्टेबल भी, और थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी इजी हो गई है। हाँ। मैं ज्यादातर दिल्ली इधर की भी प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो दिल्ली अलीगढ़ तो 2 घंटे का सफर है। राइट। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। आपने 7 में ग्रेजुएशन कर लिया, आप बता चुके हैं। 7 में ग्रेजुएशन नहीं किया है मैंने 7 में मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, चलिए 9 में हो गया होगा। 10 में। तो व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, शादी एंड ऑल, कुछ किया? या आपके के फ्रेंड्स इंटरेस्टेड होंगे इसलिए मैं पूछ रही हूँ। शादी नहीं मैं करूंगा, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी है। ओके, मुझे लगा शायद डायरेक्टर्स नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब पर्सनल चॉइस। हाँ, मतलब बस यही है, वही बात, जैसे प्रोजेक्ट में मैं चूज नहीं राइट पर्सन वाली बात है यहाँ पे तलाश है कि राइट पर्सन, वो सेंसिबिलिटीज मैच हो तो फिर। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड एट लास्ट आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को। एनी टिप्स यू वांटेड टू शेयर? टिप्स देखिए यही है कि अगर फिल्म मेकिंग करनी है तो अब तुम फोन के कैमरे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो अपने फोन उठाओ और बेसिक लाइट, कुछ नहीं तो हेलोजन ले लो, उससे फिल्म बना डालो और उसे एडिट करके देखो। नहीं अच्छी लगे तो मत दिखाना किसी को, लेकिन फिल्म मेकिंग वहाँ से ही स्टार्ट होगी। आपको अगर इस फील्ड में कैरियर बनाना है तो बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है। और आज की डेट में बताऊँ आपको, मुंबई लोग जाके जैसे स्ट्रगल करते हैं, अपने घर पे आप रह के एक्टिंग सीख सकते हो। इतने कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, एक्टिंग के, डायरेक्शन के, राइटिंग के। अब जो शायद मुझे लग रहा है जनरेशन आ रही है ना, वो रिसोर्सेज के पीछे और उन मतलब टेक्निकल चीजों की, उन्हें लगता है सामान इकट्ठा कर लेंगे काम हो जाएगा। नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे मैं बताऊं आपको, मुझे डिजिटल वाले इससे थोड़ी सी मैं तो मतलब ना खुश हूँ, क्योंकि देखिए क्वालिटी गिर गई है, क्वांटिटी पे सारा खेल चल रहा है। Exactly. आपसे इंस्टाग्राम भी, हर चीज लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। आप चाहे मेकअप आर्टिस्ट देख लो, फैशन इन्फ्लुएंसर देख लो, हाँ एग्जैक्टली, आप किसी को भी देख लो, वो लोग काम रियल लाइफ से ज्यादा फोकस ये है कि हम वहां पोर्ट्रे कर पा रहे हैं अपने आप को कि नहीं कि हम वो हैं। तो अब देखिए क्वालिटी गिरी है। मुझे एक ये भी शिकायत है कि डिजिटल इसमें सोशल मीडिया ने क्या किया, मीडियोकर चीजों को अप्रिशिएट कर करके क्वालिटी गिरा दी है। तो अब आज की डेट में हर कोई देखिए, गाना पहले क्या था, गाने में या पेंटर की क्वालिटी इसलिए अच्छी थी क्योंकि एक स्ट्रगल था उसके पीछे। अगर मान ली मैं पेंटर हूँ और मुझे अपनी पेंटिंग जो है कहीं डिस्प्ले करनी है, इवन लोकल शहर के आर्ट गैलरी में भी, तो मैं आर्ट गैलरी जाऊँगा, देखूंगा कि यहाँ किस लेवल की पेंटिंग्स हैं,
तो उस लेवल का मैं करना चाहूंगा, You will मेहनत work on your करके। craft, हाँ, तभी Exactly, chance तब मिलेगा। मैं आज क्या है, मैंने कुछ भी पेंट किया, फोटो खींची, डाल अब दिया, गाना लगा दिया ट्रेंडिंग। एग्जैक्टली हाँ उस पे जी। या तो वो वायरल भी हो सकती है, Right, नहीं तो right. आपके अपने ही इतने कमेंट करके आपको अप्रिशिएट, तो आपका Relatable. पेट वहीं भर गया, राइट, है ना, आपका दिल जो है सेटिस्फाई हाँ। वहीं पे ही हो जाता है। ऐसी गाने में है, म्यूजिक में आजकल देखिए आप कैसे कैसे लोग गाने गा रहे हो, हम शिकायत करते हैं कि यार गानों की देखो क्या वो पहुंच गई मैंने है। लाइव म्यूजिक में देखा, देयर वाज अ मिक्स, उसे प्रोसेसर बोलते हैं आई हाँ। गेस, एंड उन्होंने मतलब कुछ वहीं से कुछ करा, फौरन उसी fine से tune वो करके। लॉफी इफेक्ट लग गया। मैंने बहुत कहा बहुत ये great। सारी चीजें होने लगी। तो आप म्यूजिक में भी देखिए, पहले क्या होता था, गाना रिकॉर्ड करना होता था तो लोग स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पहले तो म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, ठीक हाँ है, जी। प्लस एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला चाहिए, तो एक लंबा प्रोसेस था, तब जाके गाना बन के आता था। अब क्या, आपके पास लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर से सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज जाते हैं, आप बना लीजिए गाना। तो जितना आसान है तो उतना क्वालिटी गिरती चली जा रही है। चली जा रही है, क्योंकि वो इमेजिनेशन और Exactly, रियल exactly. नहीं आ रहा। सो थैंक यू सो मच, इट वाज Thank you, रियली thank you. इंडीड अ प्लेजर टू टॉक टू यू अबाउट दिस। सो मिलते हैं अगली बार एक अगले बिल्कुल। टॉपिक के साथ। तो आप सुन रहे थे नवील फिरोज को, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें।